नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए ये कोई शायरी नहीं है, बल्कि प्रदूषण का जहर है जिसने जीना मुश्किल कर रखा है। आज इंडिया यही जानना चाहता है कि आखिर प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को फटकार क्यों लगाई है। आखिर क्यों ये सरकारें टोपी ट्रांसफर में लगी हुई हैं। वहीं इंडिया ये भी जानना चाहता है कि क्या पूरी तरीके से लॉकडाउन से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खत्म हो जाएगा। 33% यानी 66% लोगों की दिलचस्पी प्रदूषण की खबर को लेकर है। दरअसल यहाँ रहने वाले लोग निजात पाना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं। जो हवा जीने के लिए जरूरी है, जो हवा सांस लेने के लिए जरूरी है, वही हवा जान ले रही है। अब बात तीसरी खबर की। लोगों की दिलचस्पी इस खबर को जानने में भी है कि यूपी के चुनाव में सैकड़ों हजारों साल पहले के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, क्यों भविष्य की बात नहीं की जा रही है। 20% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं हम उसी के हिसाब से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। आखिर जजेस रहते तो इसी दिल्ली में हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार दोनों को जमकर फटकार लगाई है। ऐसी फटकार लगाई है कि जिसके बाद अगर सरकारें चाहें तो उनकी रातों की नींद खराब होनी चाहिए। पर बड़ा सवाल ये कि ये तमाम सरकारें, ये तमाम मुख्यमंत्री, ये तमाम केंद्रीय मंत्री क्या वाकई में इनके कानों में जू रेंगेगी? क्या वाकई में परसों ये ऐसा फॉर्मूला सुझा पाएंगे जिसके बाद दिल्ली और एनसीआर के लोगों को चैन की सांस और अच्छी हवा वाकई में सुनने को मिलेगी, सूंघने को मिलेगी, उसमें जीने को मिलेगा? मेरे सहयोगी निपुण सहगल की एक खास रिपोर्ट। एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बंद किया जाएगा। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। इनसे बातें करवा लो जी। दिल्ली एनसीआर के आसमान पर छाई प्रदूषण की परत लोगों के प्राण ले रही है। हालात बद से बदतर हो चले और नौबत यहां तक आ गई है कि जिन सरकारों पर प्रदूषण रोकने का जिम्मा था वो तैयारी कम और टोपी ट्रांसफर करते ज्यादा दिख रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा। केंद्र और राज्यों को चेतावनी दी कि दोनों मिलकर कल शाम तक कुछ ठोस उपाय करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। दिल्ली सरकार ने अदालत में हलफनामा दिया था कि प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों के किसान ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसी पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप सिर्फ किसानों पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्थानीय कारणों पर चर्चा नहीं कर रही। इस पर दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा, ऐसा नहीं है, बाकी बातों पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। दलील के दौरान दिल्ली के वकील ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, कोर्ट को दिल्ली नगर निगम से भी जवाब मांगना चाहिए क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी के तहत आता है। इस पर जजों की नाराजगी और बढ़ गई। बेंच ने कहा, अब किसानों के बाद आप नगर निगम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रवैया यही है कि जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दो। अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमें भी आपका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि राजस्व का कितना हिस्सा सही कामों में इस्तेमाल हो रहा है और कितना हिस्सा आप सिर्फ अपनी वाहवाही वाले प्रचार में लगा रहे हैं। कोर्ट के सख्त तेवरों के आगे दिल्ली सरकार के वकील निरुत्तर हो गए। ऐसे में केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बात को संभालते हुए कहा कि दिल्ली समेत सभी राज्य अपनी तरफ से गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किसी भी पक्ष की दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। प्रदूषण नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट पर भी कोर्ट असंतुष्ट दिखा और कल फिर से आयोग की आपात बैठक बुलाने, बुधवार की सुनवाई में ठोस फैसलों के साथ हाजिर होने का आदेश दे दिया। जजों ने नाराजगी जताते हुए कहा,
कोर्ट से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सरकारों का भी काम करे। कोर्ट को ये समझना पड़ रहा है कि किन मुद्दों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा फटकार तो लगी दिल्ली सरकार को ट्रांसपोर्ट और स्टबल बर्निंग, ये जो इश्यूज़ हैं इसके ऊपर चर्चा करके एकदम कदम उठाइए और इसको परसों सुबह लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर है और विरोधी हमलावर। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक भौगोलिक जो एयर सेट का मसला है वो है, और मिल बैठ करके हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई डायरेक्शन आता है उसको भी फॉलो करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। लोगों की फौज को खड़ा करके अपना चेहरा दिखाने के लिए प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की जो ढोंग कर रहे हैं, आज उसी पे टिप्पणी अरविंद केजरीवाल बार बार ये जो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सच्चाई यही कि वो अपने आप को चमकाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि चाहे केंद्र हो या दिल्ली सरकार, दोनों ने ही पराली की वजह से होने वाले प्रदूषण को कमतर बताया। अदालत में कहा गया कि प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10% है, जबकि सड़क से उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्य, गाड़ियों के धुएं और औद्योगिक प्रदूषण को 75% से भी ज्यादा प्रदूषण की वजह बताया गया। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र और पंजाब सरकार जानबूझकर पराली से होने वाले प्रदूषण का आकलन कम करके बता रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अगले साल चुनाव है। सब लोग पंजाब फार्मर्स के सबल बर्निंग को क्यों दबाना चाह रहे हैं? क्योंकि आज के जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35 से 40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है। कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी से भी कहा कि वो किसानों को समझाएं, उनसे कहें कि कम से कम एक हफ्ते के लिए वो पराली न जलाएं। 1996 से ही सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सख्त कदम उठाने के आदेश वो समय समय पर देते रहे हैं। लेकिन 25 साल से सरकारें हैं कि बेहतर हवा का वादा कोर्ट में करती हैं, लेकिन प्रदूषण वहीं का वहीं रह जाता है और हर साल प्रदूषण में इस काले धुएं के बीच हम सबको सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या कहें कि मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर आज की मेरी राय बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को तय कर देना चाहिए कि अगले सालों में जो मुख्यमंत्री वादा खिलाफी करेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए हमको भेजिए। हम शो के आखिर में फाइनल नतीजे भी दिखाएंगे कि कितनी लोग मेरी राय से सहमत हैं। मेरी राय एक बार फिर दोहरा देता हूं, सीएम को जेल भेजा जाए जो प्रदूषण पर वादा खिलाफी सुप्रीम कोर्ट के सामने करे। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। हालात इतने खराब हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को डांट लगानी पड़ी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी सीएसई ने 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दिल्ली में प्रदूषण पर एक सर्वे किया था। ये एक जानी मानी संस्था है सीएसई, जिसमें यह तथ्य निकलकर सामने आया कि प्रदूषण दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फैलता कैसे है। सीएसई के मुताबिक सबसे ज्यादा 51% प्रदूषण वाहनों से फैलता है। जी हाँ, स्कूटर, बस, कारें जो चलती हैं वो जो धुआं छोड़ती हैं वो 51% इस हवा को पॉल्यूट करती हैं। वहीं घरेलू चीजों से 13% पोल्यूशन होता है। उद्योग धंधों से 12% वायु प्रदूषण क्या होता है। कंस्ट्रक्शन की वजह से, कंस्ट्रक्शन के कारण जो 7% है वो उसकी वजह से होता है। बेकार चीजों को जलाने से 4% प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन करता है, और धूल धक्कड़ से भी 4% ही प्रदूषण बढ़ता है, यानी डस्ट पार्टिकल जो कि कंस्ट्रक्शन और सड़क पर जब वाहन चलते हैं उससे जो धूल उत्पन्न होती है उस वजह से। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारों को फटकार लगाई और इस फटकार के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। कल सुबह 10 बजे, जी हां, कल सुबह 10 बजे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। कमीशन के चेयरमैन हैं MM कुट्टी और पर्यावरण सचिव RP गुप्ता की मौजूदगी में ये बैठक होने वाली है। इसमें यूपी, दिल्ली और पंजाब के पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। इस बैठक में कोशिश यही होगी कि बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, उसके पहले एक फुल प्रूफ प्लान कोर्ट में दे दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाए या फिर ऑड इवन का चक्कर शुरू हो जाए। देखिए एक और खास रिपोर्ट। केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार हुई नाकाम। पानी की बौछार भी नहीं आई काम। तो अब क्या लॉकडाउन से लगेगी प्रदूषण पर लगाम? मुमकिन है कि इस सवाल का जवाब प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने वाली सुनवाई में मिल जाए, क्योंकि प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता या बरकरार रहा तो फिर लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचेगा और कोर्ट भी इस रास्ते का विकल्प दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर जरूरी हो तो गाड़ियों को कुछ दिनों के लिए सड़क से हटा दिया जाए या दिल्ली और आसपास के शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। प्रदूषण पर फजीहत झेल रही केजरीवाल सरकार भी लॉकडाउन के पक्ष में दिख रही, ताकि उसकी नाकामियों का जो नगाड़ा बज रहा है उससे उसे छुटकारा मिल सके। हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश, सभी मिल करके जब NCR में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। दिल्ली सरकार अपनी सरहदों से लगते दूसरे राज्यों के शहरों में लॉकडाउन इसलिए भी चाहती है क्योंकि दिल्ली के आसमान में जो प्रदूषण है उसमें पड़ोसियों का भी योगदान है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के मुताबिक प्रदूषण में दिल्ली का अपना योगदान 31% ही है, जबकि NCR का योगदान 54.5% है। 14.5% प्रदूषण तो NCR के बाहर वाले शहरों से दिल्ली पहुंच रहा है। इसीलिए दिल्ली सरकार बार बार कह रही है कि दिल्ली में लॉकडाउन का फायदा तभी होगा जब NCR में भी लॉकडाउन हो। हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करते हैं, वो सिंगल लेयर प्लांटेशन से काम बेहतर नहीं हो पाएगा जो अभी तक का रिजल्ट है। उसमें 3 स्टोरी फॉरेस्ट का प्लांटेशन होना चाहिए, जहाँ पे अगर धूल उड़ती है तो टॉप कैनोपी पे, फिर मिडिल स्टोरी पे, फिर ग्राउंड वेजिटेशन पे वो जमा हो जाए। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों की राय भी लॉकडाउन पर बटी हुई है। लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसको सांस की प्रॉब्लम है उनसे सांस नहीं लिया जा रहा मैम, तो लगना चाहिए लॉकडाउन। तो ऑफिसेज बंद है, स्कूल बंद है, तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है। तो ब्रीफ टाइम के लिए लॉकडाउन मेरे ख्याल में तो ठीक है। लॉकडाउन लगा भी दें पॉल्यूशन की वजह से तो क्या पॉल्यूशन बंद हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो फिर भी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मैम, सबका दिक्कत हो जाएगी बाकी सारी पब्लिक को। लॉकडाउन लगाने से तो जो भी दुकानें सब बंद हो जाएंगी, कुछ इससे प्रदूषण घटने वाला नहीं है जितना सोच रहे हैं आप लोग। दिल्ली NCR में एक बड़ी आबादी दिहाड़ी मजदूरों की भी है, जो रोज कमाते हैं तभी रोज खा पाते हैं। आखिरी बार जब लॉकडाउन लगा था तब मजदूरों ने पैदल ही पलायन शुरू कर दिया था। इन पुरानी तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था, क्योंकि सरकार ने इनकी रोजी रोटी का इंतजाम किए बगैर ही लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसीलिए जरूरी है कि सरकार किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मजदूरों के बारे में भी जरूर सोच ले। आपको याद होगा, लॉकडाउन से देश का वास्ता तब पड़ा था जब देश में कोरोना आया था, लेकिन प्रदूषण के कारण भी लॉकडाउन लग सकता है इसका अंदाजा भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। जबकि एक कड़वी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा प्रदूषण की वजह से लोगों की जान गई है। 2020 में यानी पिछले साल कोरोना से दिल्ली में 10,277 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पिछले साल ही प्रदूषण से दिल्ली में करीब 54,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। प्रदूषण से दिल्ली को 59,895 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दिल्ली के हर निवासी का फेफड़ा
रोजाना 15 सिगरेट पीने के बराबर जहर ले रहा है। प्रदूषण की मार सिर्फ दिल्ली पर नहीं है और यह सही है कि दिल्ली और एनसीआर इसका दर्द ज्यादा झेल रहा है, लेकिन पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में जहरीली हवाएं लोगों में मौत बांट रही हैं। देश की करीब 48 करोड़ आबादी खतरनाक रूप से प्रदूषण की चपेट में है। लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में प्रदूषण के कारण 17 लाख लोगों की जान चली गई थी, यानी रोजाना करीब 4,658 लोगों को खराब हवा मार गई। जो हवा जीवनदायिनी होती है वो हवा जान लील गई। इस सब का असर यह हुआ कि 40% हिंदुस्तानियों की उम्र 9 साल घट चुकी है। प्रदूषण के कारण होने वाले असमय मौत से जीडीपी को 1.4% का घाटा हो रहा है। जीडीपी का यह नुकसान 2,60,000 करोड़ रुपए का है। महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। देश के विकास में कैसी बाधा है ये प्रदूषण, उस ओर इशारा कर रहे हैं। ये रकम देश के सालाना हेल्थ बजट का 4 गुना ज्यादा है। और इसमें भी दिल्ली की बात करें तो प्रति व्यक्ति के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली को ही होता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रदूषण दिल्ली में होता है। काफी लंबे समय तक यहां पर प्रदूषण की काले बादल छाए रहते हैं और इससे आप सोच सकते हैं कि हालात दिल्ली में कितने खराब हैं। लेकिन नेता कुछ अपनी लापरवाही के कारण और कुछ वोट बैंक की राजनीति के कारण प्रदूषण जैसे मुद्दे पर मौन साध जाते हैं। लेकिन राजनीति में बयानों का प्रदूषण तेजी से फैलता जा रहा है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव से पहले जिन्ना और सिकंदर से होते हुए बात मुगल शासकों तक आ गई है। मुगल शासकों के हमदर्द बनकर आए हैं मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस के एक पुराने नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप खुद सुनिए कि कैसे चुनावी आग में मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर, जी हां, एक बार फिर घी डालने का काम किया है। मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे बस मणिशंकर अय्यर की ही कमी थी। चुनाव आया और सलमान खुर्शीद के बाद अब मणिशंकर अय्यर ने अपनी विवादों वाली जुबान खोल दी। इस बार अय्यर ने भी इतिहास में घुसकर मुगलों की शान में कसीदे पढ़ दिए। अकबर, वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां मैं मंत्री होने के समय रहता था, उस सड़क का नाम है अकबर रोड। में तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। नेहरू जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर बहते चले गए। ये भी कह दिया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुसलमानों का तादाद भारत में 24% का था और ये कहते हैं कि नहीं, इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। मणिशंकर अय्यर को अचानक मुगलों की याद क्यों आ गई, अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। हम सारे जो इस देश के बाशिंदे हैं, हम उनको भारतीय समझते हैं और चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं। चुनावी मौसम में मणिशंकर अय्यर का ये बयान बाहर से आया तो बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पर निशाना साधने का। बिना मतलब ना समझदारी की तरह दिया गया बयान है। जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब चर्चा करते हैं देश की ताकत की, तो वह कहते हैं कि भारत की ताकत 130 करोड़ देशवासी है। कोई फर्क देश को और देशवासियों को पड़ने वाला नहीं है।
दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद के बयान की तरह कांग्रेस मणिशंकर अय्यर के बयान को भी जायज ठहरा रही है। इसमें क्या तो कोई दो राय है कि जो भी आप नाम लेते हैं, अच्छे रहे हों, बुरे रहे हों, इतिहास में निंदनीय रहे हों या वो प्रशंसा के योग्य रहे हों, और इतिहास में हर पहलू के हर प्रकार के कैरेक्टर आते हैं, क्या वो भारत की अस्मिता, विरासत, संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है? कैसा भी व्यक्ति हो। बाबर से लेकर औरंगजेब तक मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या क्या किया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन मणिशंकर अय्यर को वो नहीं दिखता। अब देखना ये होगा कि मणिशंकर अय्यर का ये बयान कांग्रेस की मुसीबत कितनी बढ़ाता है। चुनाव का वक्त है, आप चुनाव में इंतजार करते हैं कि रोज रोटी कपड़ा मकान की बात होगी, रोजगार की बात होगी, नौकरियों की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी असेंबली है ये, और देखिए क्या मुद्दे छाए हुए हैं। जिन्ना, आईसिस, बोको हरम, चंद्रगुप्त, इन तमाम मुद्दों पर बहस चल रही है इस देश के अंदर, खासकर यूपी चुनाव को लेकर। लेकिन सब लोग जैसे भूल गए हैं कि आम विकास के लिए जहाँ हर व्यक्ति को रोटी की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस शोर शराबे में पीछे छूटी हुई हैं। क्योंकि जब भी चुनाव का समय होता है, अचानक मणिशंकर अय्यर जैसे नेता सक्रिय होते हैं और कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। कैसे मणिशंकर अय्यर की जुबान विवादों को जन्म देती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले मुगलों की सल्तनत का एक लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ, क्योंकि ये ज़रूर जानिए कि आखिरकार मुगलों की जो सल्तनत है वो कैसे इस देश में राज करती रही, और आज की राजनीति में वो पूरी तरीके से कंट्रोवर्सी में, विवादों में घसीटी जाती रही है। मुगल काल के दौरान भारतीय दुनिया का सबसे संपन्न साम्राज्य था, लेकिन मुगलों में औरंगजेब समेत कुछ ऐसे शासक हुए जो मजहबी कट्टरता के लिए बदनाम हुए। हालांकि अकबर ने सर्वधर्म संभाव को बनाए रखने के लिए एक नया धर्म दीन इलाही तक चलाया था, लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर धर्म के नाम पर जजिया कर लगा दिया था। अकबर ने बिना धर्म का भेदभाव किए प्रतिभाशाली लोगों को अपने राज दरबार में जगह दी, और आज की नवरत्न कंपनियों का आइडिया उसी से ही आया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन वही पुराने मुगल काल में आधुनिक शिक्षा पद्धति का नामो निशान तक नहीं था। अंग्रेजों की तुलना में मुगल ज्यादा संपन्न थे, लेकिन अंग्रेजों ने 1000 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना ली थी, मुगल ऐसा कुछ नहीं कर पाए। मुगल बादशाह शाहजहां ने बड़े बड़े किले बनाए, जिनमें आगरा का ताजमहल से लेकर दिल्ली का लाल किला तक शामिल है, जो इतिहास की धरोहर है आज की तारीख में। ताजमहल तो दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने कला, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पर रोक लगा दी थी। मणिशंकर अय्यर मुगल काल का जब बखान कर रहे थे, तो उन्होंने सिक्के के दोनों पहलुओं को नहीं दिखाया, केवल एक को देखा और वही दिखाया। इसीलिए हमने आपको समझाया, ताकि इतिहास की हर सच्चाई से आप वाकिफ हो सके। वैसे मणिशंकर ये जब भी मुंह खोलते हैं, अपनी ही पार्टी कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल देते हैं। किस तरीके से, देखिए इस पिटारे पर नजर डालते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां, उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे। हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? मणिशंकर अय्यर के 3 बयान सुने आपने। 19 जनवरी 2014 का, जो 14 के लोकसभा चुनाव के पहले का था, 7 दिसंबर 2017 का था,
जो 17 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे उसके पहले का था, और 18 जनवरी 2019 का जो कि 19 के लोकसभा चुनाव के पहले का था। इन तीनों बार उन्होंने जहर उगला, जहर का पिटारा खोला अपनी जबान से और बीजेपी चुनाव जीत गई। और वो राय बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को अब तय कर देना चाहिए कि प्रदूषण पर अगले साल जो मुख्यमंत्री वादा खिलाफी करेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। 82% लोग मेरी इस राय से सहमत है, 18% असहमत है। अगर आप भी सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। हजारों लोग अब तक लगातार इस पर पोल कर चुके हैं, आपके भी फोन कॉल का हमें इंतजार है। आखिर में फाइनल नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दे बन रहे हैं जिन्ना से लेकर सरदार पटेल तक। लेकिन अब तो जिन्ना पटेल से होते हुए मामला और पीछे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध तक जा पहुंचा है। जी हां, सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध। देखिए यूपी के चुनाव में सिकंदर और चंद्रगुप्त पर मचे सियासी युद्ध पर मेरे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वो सिकंदर को महान बता दिया। इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सिकंदर की जिस लड़ाई का जिक्र कर रहे थे वो कभी हुई ही नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की जंग हुई थी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। यूपी का चुनाव 2022 में हो रहा है, लेकिन वोट के लिए जज्बातों की जड़ें इतिहास में इतनी गड़ी हैं कि 2300 साल पीछे तक चली गईं। रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौर्य कुशवाहा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनके एजेंडे में था पिछड़ों का मान सम्मान, वो सम्मान जो मुख्यमंत्री के मुताबिक हजारों सालों से उनसे छीना जा रहा है। बस यही बताने के लिए मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्ने पलट दिए, लेकिन विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इतिहास बोध पर पलटवार कर दिया। इस पर ओवैसी ने ट्वीट किया कि हिंदुत्व गलत इतिहास की फैक्ट्री है। चंद्रगुप्त और सिकंदर की कभी जंग नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार क्यों जरूरी है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। अच्छे स्कूल न होने से बाबा लोग अपने फायदे के लिए तथ्यों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा को शिक्षा की कद्र नहीं है और ये दिख रहा है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी पिछड़ी जातियों के अलग अलग समुदायों के सम्मेलन कर रही है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को पिछड़ों का जबरदस्त समर्थन मिला था। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी पिछड़ा वोटों में सत्ता की चाबी ढूंढ रही है। ऐसे में इन वोटों को जोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। इसीलिए अतीत के जरिए योगी आदित्यनाथ सम्मान की बात भी कर रहे हैं और ध्रुवीकरण वाला दांव भी चल रहे हैं। तो हम लोगों ने तब भी, मैंने 1999 में इस बात को कहा था, एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। इतिहास के महानायक अतीत पर गर्व करने का मौका देते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में इनकी एंट्री इनके काम के चलते नहीं बल्कि इनके नाम के चलते होती है, क्योंकि इनकी जाति और धर्म से सधता है वोट का गणित। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। इस सिकंदर की जो बात हो रही है ना, ये 2300 साल पुराना इतिहास है जो आज यूपी के चुनाव में सरगर्मी पैदा कर रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था? क्या दोनों में कभी युद्ध हुआ भी था? इतिहास के पन्ने बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का सामना यूनानी आक्रमण से हुआ।
हुआ तो था, लेकिन सिकंदर के नहीं बल्कि सिकंदर के सेनापति सेलुकस से। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर ने 30 साल की उम्र में 326 ईसा पूर्व में सिंधु के राजा पोरस से युद्ध किया था। इस युद्ध में पोरस की हार हो गई थी, लेकिन पोरस को जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा कि बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। कहते हैं कि पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं। इस जवाब से खुश होकर सिकंदर ने पोरस का राजपाट तो लौटा दिया, लेकिन इसकी कीमत पर पोरस को सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। 2 साल बाद 32 साल की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। सिकंदर सिंधु नदी को पार नहीं कर सका। बाद में उसके सेनापति सेलुकस ने जब दोबारा हमला किया तो उससे चंद्रगुप्त मौर्य का मुकाबला हुआ। इस युद्ध में सेलुकस की हार हुई थी। बाद में सेलुकस ने अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाकर संधि कर ली थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया था। चूंकि सेलुकस सिकंदर का ही सेनापति था, इसीलिए आमतौर पर चंद्रगुप्त और सेलुकस के बीच की लड़ाई को चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की लड़ाई के रूप में भी पेश कर दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से सही विवरण नहीं है। जबकि चंद्रगुप्त और सेलुकस के युद्ध के समय तक सिकंदर की तो मौत हो चुकी थी। इस पर इतिहासकार क्या कहते हैं उनको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं वो अपनी राय नहीं है, ये इतिहासकारों के मुताबिक है। 326 BC में सिकंदर यहाँ अटैक करता है और हमारी नॉर्थ वेस्ट यानी पश्चिमी उत्तरी सीमा पर उस टाइम एक पोरस का राज्य था और पोरस से उसका बहुत अच्छे से युद्ध हुआ और पोरस को उसमें हारना पड़ा और पोरस के हारने के बाद सिकंदर, लेकिन उससे आगे सतलज रिवर से आगे इंडिया में नहीं बढ़ा। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी अस्तित्व नहीं था और चंद्रगुप्त जब ये सिकंदर वहाँ से सतलज से फिर वापस लौटने लगा, बहुत सारे रीजन थे। पोरस से जो हार थी वो भी शायद पोरस की हार भी कंक्लूसिव नहीं थी, तो वहाँ से उसका लौटना ही स्टार्ट हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाया कि सिकंदर को महान कहा जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक को महान नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। अशोक के साथ महान बहुत सम्मान और गर्व के साथ हमेशा से लगता आया है। राजनीति की दुनिया में इतिहास को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार जुबान फिसलती है तो इतिहास के अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर पाटलिपुत्र को याद करें तो पटना की हर गली याद आती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए पहले फेज में। और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाई है। उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के। आज काशी में मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस मूर्ति के चोरी हो जाने और मिलने की भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। 1913 में कनाडा के वकील और आर्ट कलेक्टर नॉर्मन मैकेंजी भारत आए। वाराणसी में गंगा किनारे एक मंदिर में रखी इस छोटी सी मूर्ति पर उनकी नजर टिक गई। अपने गाइड से कहा कि यह मूर्ति उसे चाहिए, लेकिन गाइड ने मना कर दिया। तब उनकी बात सुन रहे एक शख्स ने वो मूर्ति चुराई और मैकेंजी को बेच दी। 1936 में मैकेंजी के मरने के बाद वो मूर्ति यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना पहुंची। यूनिवर्सिटी ने उसे भगवान विष्णु की मूर्ति समझा और उसी रूप में प्रदर्शित भी कर दिया।
जबकि मूर्ति के एक हाथ में खीर और दूसरे हाथ में अन्न रखा हुआ है। करीब 2 साल पहले भारतीय कलाकार दिव्या मेहरा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने उसकी पड़ताल शुरू की और धीरे धीरे बात खुलती गई, परतें खुलती गई। मोदी सरकार ने भी उसके बाद दबाव बनाया तो आखिरकार यूनिवर्सिटी ने वो मूर्ति भारत को लौटा दी है। लेकिन वही मूर्ति पूरे गाजे बाजे और तामझाम के साथ काशी पहुंची, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्राण प्रतिष्ठा भी आज करा दी गई है। 108 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। काशी लौट आई माता अन्नपूर्णा। यूं तो सोमवार महादेव का दिन होता है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की धरती पर माता अन्नपूर्णा की जय जयकार रही। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इतना सुंदर बाबा का यह परिसर विस्तृत जो है हो रहा है, उसमें उस परिसर के उद्घाटन के पूर्व मां जगदम्बा भगवती अन्नपूर्णा का आना यह धन धान्य से परिपूर्णता का द्योतक है, सूचक है। सुबह करीब 9:30 बजे मूर्ति की शोभा यात्रा दुर्गा मंदिर से शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का स्वागत किया और फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ। 108 साल पहले माता अन्नपूर्णा की ये मूर्ति वाराणसी से चोरी हो गई थी। चोरी के बाद ये कनाडा पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों से जब ये देश वापस लाई गई तो इसका धूमधाम से स्वागत हुआ। दिल्ली में शुरू हुई रथ यात्रा यूपी के कई शहरों से होकर गुजरी। दरअसल माहौल चुनावी है और बीजेपी ने माता अन्नपूर्णा की देश वापसी को भी जोर शोर से प्रचारित किया है। ये रथ यात्रा उसी का हिस्सा है। माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अब जब माता की काशी वापसी हो गई है तो उम्मीद कीजिए कि देश का अन्न भंडार बढ़ता रहे और किसी गरीब का पेट खाली न रहे। वाराणसी से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। आज 2 चीजें करीब करीब एक साथ हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के युद्ध का मुद्दा उठा दिया और आज ही उन्होंने मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की है। आप देखिए तो बीजेपी इतिहास और धर्म की तह से मंडल और कमंडल की राजनीति को निकाल कर बाहर ले आई है। मौर्य वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए बीजेपी की नजर दरअसल ओबीसी वोट पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशवाहा मौर्य सम्मेलन में ये बात उठाई। आखिर यूपी के 13 जिलों में कुशवाहा जाति के वोट 10% के करीब है। यूपी में मौर्य की आबादी भी करीब करीब 4% है, जबकि लोधों का 23 जिलों में अच्छा खासा दबदबा है। चंद्रगुप्त मौर्य बनाम सिकंदर के जरिए नया चुनावी ध्रुवीकरण हो सकता है। वही अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा के जरिए 18 जिलों में 104 सीटों पर बीजेपी की नजर जमी है। उसमें भी बनारस और आसपास के इलाकों पर खासा प्रभाव है। वैसे इतिहास की बात करें तो वो खुद को दोहरा रहा है। एक्सप्रेसवे के जरिए 2016 में अखिलेश यादव आगरा और लखनऊ के बीच का एक्सप्रेसवे लेकर आए थे। इस एक्सप्रेसवे को वो समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जोर शोर से प्रचारित प्रसारित किया था और इसके जरिए विकास का मॉडल लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी। तब उद्घाटन के वक्त अखिलेश के एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन कराया गया था। अब योगी के नेतृत्व वाली योगी सरकार है, उससे एक कदम ये सरकार जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस प्लेन से सीधे इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे और वहीं पर एक उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी 3.2 किलोमीटर की आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। उद्घाटन के बाद आधे घंटे का एयर शो भी होगा, जिसमें सुखोई, जगुआर और सूर्य किरण जैसे फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करके अपना करिश्मा भी दिखाने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण
16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। और हमेशा की तरह सबसे खास अपील एक बार फिर आप सभी से, आप मास्क जरूर लगाइए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहे हैं तो मास्क को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये प्रदूषण से भी आपको बचा रहा है। यूरोप के कई देशों में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज ने #मास्कअपइंडिया नाम का अभियान लगातार चलाकर रखा है, आपको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। मास्क वाली सेल्फी हमें भेजिए। आपकी तस्वीरें इसी तरीके से हर रोज हम इंडिया चाहता है कि मंच पर देश भर को दिखाते हैं। और कोशिश बहुत छोटी सी है कि आपको तो हमने हीरो बना दिया, और जो लोग हैं जो मास्क अप में हिस्सा लेंगे उनको भी हम इसी तरीके से हीरो बना देंगे आपकी तस्वीर को इंडिया चाहता है का मंच देकर। और अब आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय एक बार फिर आपके सामने है। मेरी राय बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि प्रदूषण पर अगले साल जो मुख्यमंत्री वादा खिलाफी करेगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं या नहीं हैं, आपके मिस कॉल का मुझे इंतजार है। मिस कॉल के नंबर लगातार स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। अभी तक 83% लोग मेरी इस राय से सहमत नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।